अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। सख्त मुश्किल दौरा ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ परसों होने जा रहा है। 3 ODI और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न में मौजूद है। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की और कल भी दोपहर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करेगी और मेलबर्न के वक्त के मुताबिक दोपहर को 1:30 पर कप्तान मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। देखा जाए तो बहुत कम चॉइसेस दिखाई दे रही थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान को जिस तरह कप्तान मुकर्रर किया गया, ऐसा लग रहा है कि उनके सर पे तलवार तो आपने लटका के रखी है। वो किस तरीके से पूरी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। आपको याद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 साल 8 महीने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई थी, तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने तीसरे टेस्ट मैच की टीम खुद अनाउंस की थी और अब यही कहा जा रहा है कि हतमी टीम का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। वो कप्तान से राय लेगी, वो कोच से राय लेगी ना, हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी का होगा। तो रिजवान एक चीज़ देखते आ रहे हैं, बाबर आजम ने 4 साल क़यादत की, वो उनकी अथॉरिटी क्या थी। अब सूरत हाल ये है कि रिजवान जो है वो सिलेक्शन कमेटी टीम बना के देगी अगर उनको कप्तान मुकर्रर किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वो हर सीरीज़ में उनकी कप्तानी को जज किया जाएगा। अगर यहाँ पर आप चैम्पियंस ट्रॉफी तक के लिए कप्तान मुकर्रर कर देते तो शायद आपकी क्रिकेट को कोई स्टेबिलिटी ज़रूर मिलती, खिलाड़ियों को एक पैगाम मिल जाता कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी तक तो ये कप्तान है। लेकिन आपने रिजवान को कप्तान तो लगाया, लेकिन कई सारी तलवारें रिजवान के पीछे लगा दी। आप इससे अंदाज़ा करें कि पहली मरतबा एक शख्स कप्तानी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, उसके बाद वो जिम्बाब्वे जाएगा। वो आपकी ODI और T20 टीम का कप्तान है। आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 सीरीज़ होनी है उसमें रिजवान को ही बाहर किया हुआ है। अरे आप कप्तान को कैसे बाहर कर सकते हैं? क्या उससे पहले कप्तान बाहर होता था? और आपने सलमान अली आगा को सीरीज़ के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया। तो इसका मकसद ये हुआ कि कप्तान की सूरत में भी आपने तलवार रख दी है और उसके बाद आप कहेंगे कि आप परफॉर्म भी करके दिखाएं। ये एक मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। देखें, रिजवान को कप्तान बनाने के मैं खुद हक में नहीं था, इसलिए नहीं था कि वो उस ग्रुप का हिस्सा थे कि जिसकी वजह से सारे डेबेकल हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। और अगर आपने रिजवान को कप्तान बनाया था तो फिर हर हाल में रिजवान को भी अथॉरिटी माजी की तरह मिलनी चाहिए थी। अब तो ऐसा लगता है कि आकिब जावेदी कप्तान होंगे, हर जगह पे कप्तान आकिब जावेदी दिखाई दे रहे होंगे, चाहे वो ग्राउंड में हो या ग्राउंड के बाहर हो। और वो किस तरीके से टैकल करते हैं रिजवान को और बाकी लोगों को, ये बहुत ही एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, रिजवान सिंगल ट्रैक के आदमी है और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस खान सिंगल ट्रैक के आदमी है, रिजवान भी सिंगल ट्रैक के आदमी है। और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें रिजवान के लिए पेचीदा बनाई गई तो शायद रिजवान ब्लास्ट होने में भी टाइम नहीं लगाएंगे, जैसे हम यूनुस खान को माजी में देखते रहे। अगर चेयरमैन टाइम नहीं देते थे तो वो चले जाते थे। तो कप्तान अगर आपने किसी को मुकर्रर किया है तो उसकी रिस्पेक्ट को भी जो है वो मलूज़ खातिर ज़रूर रखें। मैं खुद वो आदमी हूँ कि जो कह रहा था कि कप्तान रिजवान को नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें आपने कप्तान बनाया है तो आप एक रस्मी कार्रवाई ना करें, उनको अथॉरिटी के साथ कप्तान बने। पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि एशियन ब्रैडमैन फॉर्मर कैप्टन ज़हीर अब्बास साहब पाकिस्तान PCB गवर्निंग बोर्ड के रुकन हो गए और वो स्टेट बैंक के जो इससे पहले नुमाइंदे थे महराज खान साहब, उनकी जगह लेंगे। अगर मैं इस PCB के गवर्निंग बोर्ड को देखूं तो मुझे डेरा मुराद जमाली के नुमाइंदे दिखाई दे रहे होते हैं, मुझे लाड़काना के नुमाइंदे दिखाई दे रहे होते हैं, मुझे भावलपुर के नुमाइंदे दिखाई दे रहे होते हैं, मुझे ना तो कराची का कोई नुमाइंदा दिखाई देता है, ना लाहौर का कोई नुमाइंदा दिखाई देता है, ना मुझे इस्लामाबाद का कोई नुमाइंदा दिखाई देता है, ना पेशावर का कोई नुमाइंदा दिखाई देता है, ना फाटा का कोई नुमाइंदा दिखाई देता है। ये वो जगहें जहां पाकिस्तान की ज़्यादा क्रिकेट होती है, लेकिन हमने रखा हुआ किसको है? डेरा मुराद जमाली, जिसके पास ग्राउंड भी नहीं है। वो लोग जाके पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले करते हैं। अगर मैं ज़हीर अब्बास साहब को हटा दूं तो इस गवर्निंग बोर्ड के अंदर कोई एक शख्स आप तस्वीर देख के मैं दिखाऊं और बता दें आप कि ये गवर्निंग बोर्ड के रुकन है, नहीं बता पाएंगे आप। तो आप ऐसे गवर्निंग बोर्ड के साथ आप फैसले कर रहे थे। एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। उनके आने से पाकिस्तान क्रिकेट के गवर्निंग बोर्ड का इमेज बेहतर होगा। हम तो बार बार ये बात कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब, आप जिन लोगों से फैसले करवा रहे हैं उनको खुद कोई नहीं जानता, लेकिन आप ऐसी शख्सियत ज़रूर आई हैं कि एटलीस्ट कुछ आगे हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का या पाकिस्तान क्रिकेट के गवर्निंग बोर्ड को आप कम से कम एक रेस्पेक्ट की निगाह से या एक ऐसी निगाह से ज़रूर देखा जाएगा कि यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, बेहतर लोग बैठे हुए हैं। इस बात को किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए।
दूसरी जानिब मैं बात करता हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम हमारा हीरो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम को आराम की ज़रूरत थी, वो आराम दे दिया। बाबर को अब कॉन्फिडेंस देने की भी ज़रूरत है। और जब वो मेलबर्न ग्राउंड में गए कि जहाँ पर एमसीजी के लॉन्ग रूम में उनका बैट रख दिया गया, सजा दिया गया, उसमें जहाँ सर डॉन ब्रैडमैन का बैट रखा हो, ब्रायन लारा का बैट रखा हो, और एमसीजी अगर उनको ऑनर कर रहा है तो इसका मकसद है कि हमारा बाबर बहुत बेहतर है। और अब बाबर को कॉन्फिडेंस देने की भी ज़रूरत है। एज ए प्लेयर बाबर जितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे वो बेहतर होगा। एज ए कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हम ही उनके खिलाफ थे। जब उनको ड्रॉप किया गया हमने कहा था ये बेहतर है, उनको आराम दिया जाए। लेकिन अगर वो टीम का हिस्सा है और उन्हें रखा भी आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए तो हर जगह से उन्हें एतमाद मिलना चाहिए, रिजवान को एतमाद मिलना चाहिए अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर अंदाज से लेके चलना है। कई सारी बातें हैं जो हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक बहुत ही बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, रिवर्स स्विंग के बानी है और टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। मेलबर्न में पाकिस्तान टीम जिस ग्राउंड पर पहला ओडीआई मैच खेलने जा रही है वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को उड़ा के रख दिया था। जो 9 उन्होंने आउट किए थे, पाकिस्तान हारी बाजी जीत गया था। द वन एंड ओनली सरफराज नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से, जबकि स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। इनकी आई बहुत मानी जाती है कि क्रिकेट को समझते भी हैं और इनके कई आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त, ये हमारे मुल्क के पेशे के लिहाज से तो टॉप बैंकर हैं, लेकिन कमाल के कमेंटेटर हैं, कमाल के क्रिकेट एनालिस्ट हैं। वो कहते हैं ना हमारी कौम की घुट्टी में क्रिकेट भरी हुई है, तो आरिफ अकमल सैफी साहब भी वही हैं, जनाब अली। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई आपसे आगाज करूंगा। मेलबर्न में आपने तो उड़ा के रख दिया था, ये उड़ जाएंगे या उड़ा देंगे, क्या होने जा रहा है परसों? देखें, इनका जो तजर्बा है हमारे बैट्समैनों का, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ भी स्पिन पिच थी, स्लो पिच बनी थी, और उसके बाद फिर अभी जो रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनिंग पिच बनी है। अब ऑल टुगेदर इस विल बी डिफरेंट। अब मेलबर्न में अर्ली सीजन है और वहाँ वेयर एंड टेल भी नहीं है, ग्रीन ग्रास होगा, उसको अगर आप काटेंगे भी, रोल इन भी करेंगे, तो उसके बावजूद भी मूवमेंट ऑफ द पिच रहेगी और बाउंस भी होगा। तो ये एक कंट्रास्ट होगा। तो इसका तो फिर आप देखें 2-3 दिन पहले वहां गए तो क्या तजर्बा हुआ होगा। उससे पहले तो पाकिस्तान की जो डेड पिचे हैं और हर जगह पे ग्रासलेस ये खेलते रहे हैं, तो ये एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि कुछ मुश्किल तो पाकिस्तान के बैट्समैनों को जो ऑफ स्टंप के बाद चेज करते हैं, इस तरह की जो स्लिपें निकालते हैं, तो ये मेरा तजर्बा जो है इतना पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होगा। फिर बॉलिंग की बात कर लें तो बॉलिंग में भी आप एक मड रोल पिच जो डेड पिच है उसमें बॉलिंग करते रहे हैं, तो उसका ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बॉलिंगों ने ग्रीन टॉप, वो लाइन और लेंथ ही बदल जाती है, और फिर आपकी एडजस्टमेंट भी इतनी आसानी से नहीं होती, वाइड बॉल का होना, इस तरह की चीजें। तो ये मैं कहूँगा कि बैट्समैन और बॉलर दोनों तरफ एक नया इनके लिए तजर्बा होगा मेलबर्न की पिच के ऊपर। जी बिल्कुल, मेलबर्न की पिच पर नया तजुर्बा होगा। नए कप्तान को कैसा देख रहे हैं? नए कप्तान को तो आपने ना तो हर सीरीज में उनकी कप्तानी जज होगी, अभी उन्हें कप्तान बनाया जिम्बाब्वे की T20 सीरीज में, वो कप्तान नहीं होंगे, सलमान अली आगा क़यादत करेंगे, सिलेक्शन कमेटी हतमी टीम बना के देगी। तो ये क्या नए कप्तान के साथ इंसाफ होगा और उसको एडजस्ट कराने में या उनके अपने खुद करने में मदद मिलेगी? नहीं, देखें, शफीक जो एक है कोच, सॉरी सिलेक्टर, उनको वहां भेजा गया है पहले के जाके देखे, और जो सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान में है उनको ये रिपोर्ट करेंगे, कैप्टन भी और फिर जो इनके कोच हैं वो तीनों ये और कुछ सीनियर प्लेयर आपस में मिलके जो मशवरा करके ये पाकिस्तान भेजेंगे रिपोर्ट्स के पिच क्या है और कंडीशन क्या है, इस तरह की चीजें। तो आकब जवेद साहब जिन्होंने एक जबरदस्त किस्म का एक इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा इनकलाब लाए हैं क्रिकेट के अंदर, स्पिन पिचे बना के कि इंग्लैंड को आउट क्रॉस कर दिया, तो वो मेरा ख्याल है
हेड कोच भी पहले रहे हैं, और फिर पाकिस्तान कलंदर के जो भी है टीम उनके भी साथ अब अटैच रहे हैं। कलंदर छोड़ दी सरफराज भाई, कलंदर छोड़ दिए आकिब ने? नहीं, वो तो छोड़ दिया अब आगे, उससे पहले तो श्रीलंका अटैच हो गए थे, वहाँ भी उन्होंने छोड़ दिया। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब का बहुत जबरदस्त ये तजर्बा है कि एक ऐसे आदमी को लेके आए हैं जो नीट एंड क्लीन, जुआ फ्री, मैच फिक्सिंग फ्री और जुआरियों का दुश्मन। और ये मैं कहूँगा एक अच्छा इकदाम किया, क्योंकि मैंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को कई दफा लेटर लिखा भी था और बातें भी भेजी हैं कि वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद, शुएब मलक और ये मिसबा, ये जुआ ग्रुप के आदमी हैं। मिसबा खास तौर पे मिसबा ने जो तबाही की है इमरान के जमाने में, ही वॉज ऑल इन ऑल। उसके बाद जो आपका है ये वकार यूनुस, ये एज ए 2 दफा कोच रहा बॉलर और फिर 1 दफा फुल कोच रहा है, और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान का कैप्टन भी रहा है। हर दफा इसने तबाही की है। तो उसके साथ आप देख लें, सकलैन मुश्ताक 3 साल पाकिस्तान टीम का जो हेड कोच रहा है, एक स्पिनर नहीं पैदा कर सका। ये आप देखें, इनको फिर कंसीडर किया गया, वो ओडीआई जो अपना फैसलाबाद में हुई। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि शुएब मलक वाजिया जुआरिया हर चीज का, और उसको फिर आपने करीब कर लिया। तो ये सारी अब निकल गया है ना, अब इनका पता ही नहीं कहाँ है। और अब जो आकिब जवेद एंड को आई है, कम अज कम इसमें जुआ का मामला नहीं है, लेकिन देखने सुनने में आया है और एक चैनल के ऊपर भी था कि ये महाजुआरिया जो जुआरियों का गुरु है वसीम अकरम, जिसको जस्टिस क्यूम साहब ने जुआ ग्रुप का एक मुजब करार दिया था, फाइन किया था। और उसके बाद ये भी कहा था कि ऐसे शख्स को क्रिकेट बोर्ड की दीवारों के करीब ना लाया जाए। तो उसने कहा कि मुझे भी पूछा गया है चेयरमैन साहब ने कि आप क्रिकेट बोर्ड में आ जाएं। तो एक तो मुझे इस चीज का अफसोस है कि जुआरियों को खुद क्यों ला रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि चूंकि वसीम अकरम एक जुआ कंपनी के साथ अटैच हुआ है, जिसका रिजवान ने बड़ा सख्त मुखालफत की थी, और उस वक्त के कैप्टन बाबर आजम ने भी मुखालफत की थी, जिससे इख्तलाफात पड़ गए थे इंतजाम वगैरह दूसरों से। तो वो भी आपके सामने मौजूद है। और उसके साथ मैं कहूँगा कि फिर एक माया नामी कोई अमेरिकन अपना ब्लू फिल्मों की फीमेल है, ये खबर आई थी, हाँ इस तरह की खबर आई थी वो कि वसीम अकरम और वो दोनों ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वसीम अकरम उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। इसको शर्म आनी चाहिए कि एक जुआ कंपनी के साथ पाकिस्तान का कैप्टन एंटी है, तो ये उसके साथ अटैच है। और साथ फिर वो दोनों और जो फीमेल है बदनामे जमाना वो कहते हैं। तो ये अपना हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आती। वसीम अकरम को भी शर्म नहीं है कि पाकिस्तान की इज्जत रखे, और पाकिस्तान के आप कैप्टन रहे हैं। तो उसका तो दूसरा जुआरिया भी वो तो आपको फाइन वगैरह हुए हैं। और उसके साथ देखें, अगर आप जस्टिस एजाज यूसुफ की रिपोर्ट पढ़ लें तो मेरा ख्याल है आप तौबा तौबा करेंगे ये जो एक्स प्लेयरों के साथ। तो ये मैं उसके बाद फिर इजाज भाट ने जो 8 प्लेयरों को ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद निकाला था, ये सारी चीजें मेरा ख्याल है नकवी साहब को सामने पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए कि क्या किसकी बसात है और कौन मुल्क के लिए बेहतर है और कौन मुल्क को बेच रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन मुल्क के साथ है और कौन मुल्क को बेच रहा है। मैं अभी आता हूँ इस जानिब तो, लेकिन मेलबर्न में जो पहला ओडीआई मैच होने जा रहा है, शुएब हबीब भाई क्या लगता है आपको पाकिस्तान टीम किस हद तक मुकाबला करेगी? क्योंकि हम डेड पिचेस पे खेल के जा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल कर गए, हमें वहाँ की कंडीशन में बहुत ज़्यादा एडजस्ट होने का मौका नहीं मिला। 3 दिन पहले टीम पहुँची है, सर पे मैच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं ना आपको सुन कौन रहा? नहीं, मैं किसी को सुना नहीं रहा, मैं अल्लाह की रहमत उस पर भेज रहा हूं। मैंने बोला कब है, आप खुद ही कह रहे हैं। अच्छा चलिए आइए आप बात करें। सबसे पहले तो रिजवान प्रोडक्शन टीम साजिद भाई कॉल कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा।
अच्छा, सबसे पहले तो रिजवान को और सलमान आगा को हमारी तरफ से बहुत बहुत कप्तान और वाइस कप्तान बनने पे मुबारक। अच्छा, जिस मुबारकी देने में इसलिए लेट हो गए कि लास्ट संडे अनाउंस हुई थी टीम, तो इत्तेफाक से हम नहीं थे, तो आज मौका मिला, तो उन्हें बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, वैसे भी हमारे खुशी अलग ही आपके चेहरे पे तो आज तो। हाँ, बोलने दें अभी, जैसे सरफराज को बोलने दिया, मुझे भी बोलने दें। अच्छा, हम जिनके हमारे पैनल में तकरीबन जितने भी लोग हैं, उनकी राय में तो रिजवान को कप्तान नहीं होना चाहिए था। चंद एक की राय में तो ये है कि उसको टीम में भी नहीं होना चाहिए था। नसीम ने तो खुद ही कह दिया मैं तो नहीं चाहता कि वो कप्तान बने। अब नसीम क्यों नहीं चाहते, ये नसीम की सोच है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये मैच कई मरतबा अपनी सोच से आगाह कर चुका। हाँ, नहीं तो मुझे बोलने देना। नहीं तो मुझे मैं चुप हो गया, मैं टेप लगा लूँ। हाँ, लगा लें। आपने सवाल कर लिया, आपने आप अगर मेरा नाम लेंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी ना करूँ। आप ये बात कह रहे हैं। आपने अभी बोला ना, आप बोल रहे थे तो हमने कुछ बोला, हम सुन रहे हैं। सरफराज नवाज ने कुछ बोला, इतनी हो सकता तो मैंने उनको दरमियान में उनसे भी बात की, उन्होंने ऐसे नहीं बोला। आप तो ऐसे आ जाते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो सब चुप हो जाओ, दीवारें भी खामोश हो जाओ, पंखे भी बंद कर दो। ये ऐसा ना करें सर, ये ना करें प्लीज। अच्छा, दूसरी चीज है, मैच पे बाद में आऊंगा। ये जो इन्होंने टीम अनाउंस करी है, टीम इससे अच्छी अनाउंस हो सकती थी। अभी आप खुद ही ज्यादा लफ्ज जो आपने यूज करा, तलवार तलवार तलवार, आप सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना आसान नहीं होता, आपने बहुत ज्यादा नए लड़के इसमें रख दिए। टीम और अच्छी अनाउंस हो सकती थी, और अच्छी अनाउंस इस तरीके से हो सकती थी, क्योंकि अभी एशिया कप भी, चैंपियंस ट्रॉफी भी करीब है। चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए आपको शान मसूद को लेना चाहिए था। आपको, मेरी अपनी राय में, इसको सऊद शकील को लेना चाहिए था, इमाम को लेना चाहिए था, ऑफ स्पिनर एक लेना चाहिए था, राइट आर्म लेग स्पिनर लेना था। आजकल T20 और वनडे में राइट आर्म लेग स्पिनर के बगैर तो टीम भी कंप्लीट नहीं होती। आप इस टीम से मुतमईन नहीं है, काफी नए प्लेयर हैं। मैं यही चीज कह रहा हूँ। अरफात मिनास आप बात करें तो फैसल अकरम, हाँ नहीं, आप ये देखें, इसमें तीन इन्होंने वो लेफ्ट आर्म स्पिनर रखे हुए, मतलब कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, कोई वो नहीं। अच्छा, T20 में तो 1-2 ओवर के लिए चल जाता है, टेस्ट मैच में या इसमें वनडे में कोई रनू कट्टा लफ्ज यूज होता है ना, इस टाइप के बॉलर नहीं चलते, तो हमारी टीम और अच्छी हो सकती थी। अब आपने एक लफ्ज बहुत ही ज्यादा यूज करा, तलवार रिजवान पे, तलवार रिजवान। ओ भाई, किस बात की तलवार? आकिब जावेद को, यानी अब आप सेव करने पहले रमीज राजा, रिजवान और आकिब कंप्लीट करने जो सब पे आऊंगा। आपका बैंक है और वो लोग आपको, अगर सब पे आऊंगा। मकसद है कि अब मैं आपको, अगर एक बात आपको समझ में आ रही है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन आप आज सेव कर रहे हैं, कल आप इसी पे बोल रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो आप बताते रहे, मैं आपकी बात का जवाब देता रहूंगा। जी जी, मुझे आपको मुतमईन नहीं करना है, जो सुन रहे हैं वो उनको मैंने बताना, आपको नहीं बताना। अब जो आप रिजवान पे तलवार तलवार, किस बात की तलवार भाई? आप कप्तान हैं, आप लीडर हैं, आप सबसे सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा, फिर कोई ये पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया थोड़ी कर रहे हैं। अभी आप तकरीबन 1 साल पहले भी गए, तो कोई तलवार वलवार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप कप्तान हैं, आप लीडर हैं, आप लड़िएगा नहीं, आप अच्छा खेलें। आप लड़िएगा नहीं कि लड़के हम हार गए, आप अच्छा खेलें। अगर वो वनडे वो जीत जाते हैं तो वेल प्लेड, अगर T20 आप हार जाते हैं वेल प्लेड, लेकिन आप अच्छा खेलें कि हम लड़के हार गए, तलवार लटकी थी ऑस्ट्रेलिया में तो आज तक कोई जीत नहीं सका, ये नहीं हो सका, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब आप आकिब जावेद या उसका क्या कह रहे हैं, रमीज का, उसका भी जवाब दे देता हूँ, बताएं। अभी आप छोड़े लोग हो जाएंगे तो आपको फिर ज़ाहिर है वो आप फिर एकदम से जज्बाती हो जाते हैं उनके बारे में। जज्बाती नहीं। आरिफ भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मौक़िफ़ नहीं रही हैं, हमेशा एक डिफ़िकल्ट कंडीशन रही हैं। ऐसे में जैसे भी शुएब भाई ने भी बात की, सरफराज भाई ने भी बात की, आप हमारे लोगों को वहाँ पे एडजस्ट होने का टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला। दूसरा, हमारी टीम में अभी शुएब भाई ने कहा कि कई नए क्रिकेटर्स को आपने शामिल किया, इतनी बैलेंस टीम नहीं लग रही है। आप जब बहुत ज़्यादा बैलेंस हुआ करती थी, जब भी हम स्ट्रगल करते रहे, तो कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक एक बात आपने बिल्कुल सही की कि टूर मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, कि ट्रेडिशनली रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है क्लाइमेट में, विकेट्स में, कंडीशंस में, और बहुत ज़्यादा कोई हमारे प्लेयर्स जो है वो कोई शील्ड क्रिकेट वहाँ खेलते नहीं है, ठीक है, काउंटी फिर भी खेलते हैं तो इंग्लैंड में ज़्यादा खेले हुए होते हैं, बट कुछ एक्सपीरियंस बिग बैश वगैरह का भी प्लेयर्स को रहा है। अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये कि 50 ओवर के क्रिकेट के लिए बाबर आजम, रिजवान, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी मौजू हैं, हमें सिर्फ उन्हें थोड़ा सा टाइम देना है, और डेफिनेटली कुछ नए प्लेयर भी हमने साथ में इंक्लूड किए, बट
इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कोई 5 मैच वनडे सीरीज या लॉन्ग एक्सटेंडेड सीरीज नहीं है, इट्स 3 मैचेस और बहुत जल्दी मैचेस हैं, बहुत बड़ा गैप भी नहीं है। पाकिस्तान को टाइम कम मिला है बट दे आर प्रोफेशनल्स। रिजवान की फर्स्ट सीरीज है एज स्किपर, ठीक है, अगर वो पहले 1-2 मैच में क्लिक कर जाते हैं विद बाबर, ठीक है, और आपको कोई फाइंड मिल जाती है स्टुअर्ट से, 3 मैच में फाइंड मिलना मुश्किल होता है बट अगर फाइंड मिल जाती है तो आगे आपको बहुत काम आएगा। एक अहम बात करता चलूं, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी प्लेयर परफॉर्म करता है एज ए क्रिकेटिंग नेशन फॉर द सिलेक्शन कमेटी, वो एक सक्सेस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस 5 या 6 मैचेस में आपने रखा है तो वो कामरान गुलाम यहाँ भी परफॉर्म देखें, अगर वो 50 भी कर देते ना पहले मैच में, इस सीरीज में 3 मैचेस में एक 50 या एक 70 या एक 80 कर देता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ही विल प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है ना। उसके बाद जब आपको ये इजी विकेटें मिलेंगी ना सब कॉन्टिनेंट की, वहां तो वो रन ही रन करेंगे। फिर अब्दुल्ला शफीक भी हैं, अगेन वेरी टैलेंटेड प्लेयर। हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो चेस ना करें, अपने आप को प्लेन करें, दायरे के ओवर संभल के खेलें, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पे पूरे आए, यू नो, और अपना पक्के शॉट है वो अपने खेलें। और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ये सबसे बड़ा मसला ऑस्ट्रेलिया, ये मसला रहेगा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसकी प्रैक्टिस आई एम श्योर वो कर रहे होंगे, बट आपको इतने बाउंसर तो बॉलर, फास्ट बॉलर भी नहीं करेगा आजकल के दौर में। वो नहीं है कि पूरा दिन फास्ट बॉलर आपको बाउंस करेगा, ठीक है, आपने 2-3 छोड़ने, जिस तरह माजी में सईद अनवर वगैरह बेहतरीन लेफ्ट करते थे गेंद, ठीक है ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होते उसको पुल मारते थे स्टैंड में, फिर पूरा मारते थे और टाइमिंग से मारते थे, ठीक, किसी भी विकेट पे वॉल्स को खड़े खड़े सईद अनवर 6 मारते थे स्टैंड में। तो हमें वही कॉन्फिडेंस इन लोगों को देना है। मेरे ख्याल में 50 ओवर्स सूट करता है पाकिस्तान क्रिकेट को, ये बड़ा अच्छा हमारा फॉर्मेट है, हमें सिर्फ इसमें वापस अपना कॉम्बिनेशन पक्का करना है। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, अभी मैं आता हूँ आपसे, मैंने साइम अयूब T20 टीम में नहीं है, बाबर आजम कैसे लगता है उनके लिए कमबैक करना, इतना बड़ा नाम है बाबर आजम, वो कैसा खेलेंगे? एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें फ़खर जमान भी हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे, ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना वो किसी टीम में। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 मरतबा इनिंग में टेस्ट क्रिकेट में ऑल आउट किया और दोनों टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गए। हम क्या ऑल आउट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को या ऑस्ट्रेलिया में ऑल आउट होंगे? वैसे तारीख तो यही बताती है हम ज़्यादातर ऑल आउट होते रहे, लेकिन जिन्होंने ऑल आउट किया इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, वो मेरे साथ शो का हिस्सा हैं। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। सरफराज भाई, अभी तक तो हम गवर्निंग बोर्ड में देखें तो कोई दिखाई नहीं देता था। अब आपके दोस्त एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब स्टेट बैंक के नुमाइंदा बन के आए, आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को? मैं कहता हूं कि एशियन ब्रैडमैन का आना पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है कि स्टेट बैंक ने अपनी एक जो जगह पे नॉमिनेट किया है ज़हीर अब्बास साहब को, और इस पे मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन नकवी साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक इंटरनेशनल एशियन ब्रैडमैन को और ओनली प्लेयर क्रिकेटर जो अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर में शरीक हुआ है। उसके अलावा तो ये एक दफा मैं देख रहा था कि सेनेट कमेटी में ये बात उठी थी कि पाकिस्तान के गवर्निंग बोर्ड में एक क्रिकेटर भी नहीं है। कम कम अब ये तो बात बंद हो जाएगी ना एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास के आने से, और मैं उनको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ जो अपना पहले भी ICC के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और जबरदस्त उनकी पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंसेस भी हैं, और लोगों का इनके ऊपर एतबार भी है कि ये बड़ा अच्छा काम करेंगे। और उसको मेरा ख्याल है फर्स्ट हैंड जो चॉइस होनी चाहिए, अपना ज़हीर अब्बास से पूछना चाहिए कि अब आइंदा के लिए क्या करना है। फिर आकब जावेद सब मौजूद है, और ये मैं कहूँगा कि दोनों ने मिलके और उसके बाद जो दूसरे प्लेयर होंगे एक अच्छा काम होगा। अब मैं एक आपको ये टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ कि ये दो कोचेज जो रख रहे थे व्हाइट एंड रेड बॉल, ये मेरा ख्याल है एक मजाक है। वो इसलिए अपना मजाक है कि आप देखें कि रेड और व्हाइट बॉल में आपकी टीम में ODI में तो खैर 2 या 3 से ज्यादा चेंजेस नहीं है, T20 में उससे थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन प्लेयर तो वही है मेन जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और जो वो रेड बॉल का और व्हाइट बॉल का अलग-अलग ये करते हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो जाता है। आपका कैप्टन वही है और वो चीजें
तो ये मैं कहूंगा कि कुदरत ने एक अच्छा काम किया है कि एक युवा ग्रुप के आदमी जो आपका ये अपना कर्सन था, ये हंसी करोनिया का वाइस कैप्टन रहा है। मैं ये पाकिस्तान के प्लेयरों को भी अराउंड द वर्ल्ड ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक युवा आदमी से बच गया, वाइस कैप्टन हंसे करोनिया का। और उसके बाद हंसे करोनिया का इसको नहीं पता कि जुआ करता है, तो इसको कर्स्टन को जहाज में क्या जिसने भी किया हंसी करोनिया को जहाज में क्या गैरी क्रिस्टन ने बिठाया था जी? हंसी करोनिया को जहाज में क्या गैरी क्रिस्टन ने बिठाया था, वो जो वाकया हुआ था? ये नहीं मुझे बता, लेकिन आपको अगर पता है तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वसीम अकरम मास्टरमाइंड पीछे बना हुआ था, जो वकास यूनुस, सकलैन मुश्ताक और इन लोगों को लेके आया है, क्योंकि ये उनके ही अपना सारे कच्चा दर्चा रहे हैं। तो आकिब जावेद को आप नीट एंड क्लीन करार दे रहे हैं और उन्होंने ऐसा कैरेक्टर भी शो करके दिखाया है, तो उनके आने के बाद आप समझते हैं ये तमाम लोग बचेंगे क्रिकेट बोर्ड में? देखें, एक तो ये मैं कहूंगा कि आकिब जावेद ने शुरू में आया है और एक रेवोल्यूशन कर दिया उसने पाकिस्तान में, जो स्पिन पिच बना के, और दो पाकिस्तान के स्पिन बॉलरों ने 40 में से 39 विकेट इन्होंने ली हैं और दुनिया का एक रिकॉर्ड हो गया। तो उसके बाद मैं ये कहूंगा ये तमाम पॉलिसी तो आकिब जावेद है ना, उसने ये, लेकिन अभी वक्त तो बहुत कम है, वो बाहर चले गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल था कि आकिब जो बिजी था टेस्ट मैचेस में, साइड पे एक लगाना चाहिए था ओडीआई का कैंप, जिसमें उसको चंद प्लेयर जो टेस्ट खेले थे उसके अलावा जो लेके आए हैं, अब उनको ओडीआई का, और जो फास्ट बॉलर हैं, अब उनका तो पाकिस्तान में तजुर्बा है ही नहीं। वहाँ ग्रीन पिचे बनाते, लाहौर स्टेडियम में अच्छी बॉली बन सकती थी, और ग्रीन पिचे हार्ड एंड बाउंसी जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती हैं अर्ली सीजन में, तो वहाँ पे इनको प्रैक्टिस ओडीआई की 2-3 टीमें बना के ये बैकअप मैचेस करवाते, ताकि इनको जाने से पहले ग्रीन पिचों का तजर्बा भी हो जाता, हार्ड एंड बाउंसी पिच का भी। अब लो बाउंस पे ये खेल के एकदम बाउंसी पिच पे जाएंगे जहां शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होगा, तो इनका वो तजर्बा ही नहीं होगा, आई नहीं ऐसी सेट होगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 3-4 आपके फास्ट बॉलर वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, 2 टेस्ट मैच से बाहर थे, बैट्समैन भी कुछ बाहर थे, बाबर आजम तो उनको ये प्रैक्टिस करवाते। जी, बाबर आजम भी बाहर थे, तो बाबर आजम को आप जल्दी भेज देते उनकी फॉर्म के लिए, अगर आपने रखना ही था टीम में। लेकिन टीम अनाउंस हुई थी तीसरे टेस्ट के दौरान में, तो आपको पता है कि फिर टाइम ही इतना बचा था। लेकिन अगर आपके माइंड में था तो अगर आप पहले से भेज देते तो भी सिलेक्शन कमेटी फंसती थी कि आपने पहले कैसे भेज दिया। तो अब तो क्रिकेट इतनी बढ़ गई है ना सैफी भाई कि आपको जितनी जल्दी हो सके खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। मैं आता हूं सैफी भाई, शुएब भाई, सईम अय्यूब को आपने दोनों T20 टीम में नहीं रखा, आप ठीक है, आपने बाबर को नहीं रखा, मैं तो कहता हूं कि रिजवान को होना चाहिए था। अभी नए नए कप्तान बने तो वो उनको टीम की ग्रिप बनाने में मजबूती होती, आपने जो आगा सलमान को उसमें कप्तान रख दिया। लेकिन सईम अय्यूब जैसा यंगस्टर, वो तो 21 साल का बच्चा है, आप रखना चाहिए था मैं खाली T20। देखिए वो जो उसने 35 जो मैच खेले ना, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सका, उसकी गुड लग है कि उसको वनडे में रखा है। वनडे में अपनी परफॉर्म कंटिन्यू करेगा, परफॉर्म करेगा तो वो आ जाएगा T20 में। वो तो ऐसा प्लेयर है कि यार वो अगर जहां खड़ा होगा उसने रन्स करने हैं, वो तो अपना जो उसका तो वो ऐसा प्लेयर है, तो फिर वो क्यों नहीं है T20 इसलिए नहीं है कि आकिब जावेद चीज सिलेक्टर है, क्या तो आप बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर, आप तो ऐसा सेफ खेलेंगे कि मुझे बोलने देते ही नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी, आपका तो वो माहौल चल रहा है और क्या। हाँ, तो आप मुझे बोलने ही नहीं देते। क्या सईम अय्यूब की परफॉर्मेंस है 30-35 T20 में, वो तो लकी है कि उसका इसमें भी नाम आ गया। आप कह रहे हैं वो तो ऐसा प्लेयर है जहां खड़ा हो गया वही करेगा, आपने तो ये भी बोला वो गेंद फाड़ देगा, नहीं मैंने नहीं बोला, ये सब आप झूठ बोलते हैं। मुझे जो बोलना होगा मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बोलने दीजिएगा। अभी आपने बोला ये कि सिलेक्टर टीम बना के देंगे, ये गलत है।
गलत है। होम में तो ये चीज चल सकती है, सिलेक्टर में, कप्तान में, अगर कोच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये सब बेकार है। आपको ये पता है कि आप एक पक, मैं इसको पक कहूंगा, असद शफीक जो गया है वो उसने क्या करना है, उसने वहां से फोन करके ही तो कहना है, और इन्होंने फोन का, आपको पता है उस पर कितना खर्चा आएगा। तो ये गलत चीज है। आपको कप्तान को और टूरिंग पे कोच को पावर देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में ये देंगे, ये अंडरस्टैंडिंग। ये आपके कहने, आप कह रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि आप तो अब कप्तान भी आपका आ गया है, तो सिलेक्टर का कन्वीनियर भी आपका आ गया है, आप उसको दोनों को बचाने में लगे होंगे। मैं किसी को नहीं बचाने, सबको ना बचाएं बैठ के। आप दिल में है ना जो सच्चाई है वो बात करें। मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ। ये मैंने तो प्रोग्रामों में आपको क्या बोला, इससे पहले प्रोग्राम में जब पाकिस्तान जीता, मैंने कहा ये तो गैरी क्रिस्टन रिजाइन कर देगा, ये हटा दिया जाएगा। आप देखें दूसरे दिन ऐसा हुआ या नहीं। मैंने क्या बोला, ये जो पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीता ये टेम्परेरी है। आकिब जावेद का तो अब पता चलेगा, ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद पता चलेगा, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, तो ये सब ये जो 2 मैच की जीत है ये टेम्परेरी है। आकिब ने क्या कर दिया, आउट तो करें बॉलरों ने, आउट तो करें बॉलरों ने, पिच ने आउट करा है ना। जिन्होंने 40 आउट करा उनमें से कोई ये बॉलर वहां वनडे में खेल रहा है, तो ये सारी जीते टेम्परेरी। आप जबरदस्ती होना चाहिए, हो सकता था साजिद तो अभी आप मुझे बोलने दें। अभी आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि मैं आकिब को सेव कर रहा हूं, मैं उसको कर रहे हैं आप। मैंने किस जगह आकिब को सेव करा? पे आए आपने कहा, सबको पता है सिलेक्शन कमेटी डिसीजन ले रही है। आपको कहना चाहिए था कि रिजवान मैं आपकी जबान क्यों बोल रहा हूं? चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बनाना था, ये आपको बात करनी थी ताकि आप कॉन्फिडेंस दें। ओ यार, आप डबल गेम खेल रहे हैं कि उस पर तलवार लटका दी। हाँ, किस बात की सलमान आगा से अकेले में चेयरमैन मिल रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? आप बिठा के ये आपकी सोचे थी। मैंने सर अभी अंदाजा हो जाएगा। चले आप और मैं इधर ही बैठे में, इधर ही बात होगी। छोड़े आपने, यहीं पर ही बात होगी। यहीं तो आप लोगों ने उसकी सरफराज की क्रिकेट खत्म करवा दी। यहीं बैठे बैठे कब से कह रहे हैं सरफराज वहां से बाहर हुआ, वहां से बाहर हुआ, वहां से बाहर हुआ। कल एक तरीके से लास्ट आपने प्रोग्रामों में और उसका मजाक उड़वा दिया कि मशक रख के पानी लेके भाग रहा है। नहीं, मजाक नहीं बनवाया आप सर, वो आपके ही लोग थे कि जो ये काम करवा रहे थे। छोड़े आप जिस तरीके से जिसको बैठ के सपोर्ट कर रहे होते हैं वो सब नजर आ रहा होता है। पता चलता है आपका एजेंडा क्या है, नजर आ रहा होता है। हाँ, तो मेरा एजेंडा जो होता है वो नजर आ रहा होता है ना। दुनिया कहती थी यहाँ, मैं तो बड़े फखर से कहता था कि आप लोगों को क्या है, माफी क्या कहता था यार, एक लफ्ज कि आप बुक से रिजवान, तो रिजवान कप्तान हुआ या नहीं हुआ? आपके चैनल का एक आदमी एक तो ये कहता था कि इसको टीम में ही नहीं होना चाहिए, ये क्यों टीम में होता है? आपने भी लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था आराम आप कौन है यार, आप एक एंकर हैं, आप क्रिकेट एक्सपर्ट थोड़ी हैं। तो क्रिकेट एक्सपर्ट तो छोड़े, आप जो आप जैसे पता नहीं कितने एक्सपर्ट घुमा दिए। हाँ, मेरे जैसे। आरिफ भाई, तो फिर आप बुलाते क्यों हैं? आरिफ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे भुगत चुका हूँ। हाँ, भुगत क्या चुके? आरिफ भाई, उम्र गुजर गई शुएब भाई इसमें मेरी। हाँ, तो मेरी भी इसमें उम्र गुजर गई है। तो आप पार्टीबाजी छोड़ देना, सफेद नहीं, आप पार्टीबाजी छोड़ देना। कोई पार्टी नहीं, मैं तो कब से कहता हूँ रिजवान। आप लोगों ने तो ठेले वाले से लेके 6 साल के बच्चे तक को बुला के रिजवान को, बाबर को बाहर करवाने के। भाई इंपॉर्टेंट होगा बाबर आजम के लिए ये सीरीज, क्योंकि आपने सिर्फ बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज दी है, अब वो जिम्बाब्वे की सीरीज में नहीं। यार मैं प्लीज सीरियस यार, एक चीज मैंने नोट करी है, उसका अनाउंसमेंट हुआ, क्या नाम है, वहाब रियाज का, तो एकदम मीडिया से आवाज आई कि पहले उससे कांटेक्ट करा था, किससे? वसीम अकरम से। फिर उसका वकार यूनुस का अनाउंस हुआ, पहले जी इससे कांटेक्ट करा था, किससे? वसीम अकरम से। अब आकिब का अनाउंसमेंट हुआ है, ये मैं सैफी भाई से पूछ लूंगा। अच्छा, फिर एकदम ये आ गया कि फिर आता हूँ बात करता हूँ। आरिफ भाई, बाबर आजम के लिए सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट लगती है? आप एमसीजी में ऑनर उस सतह का है कि जब ब्रायन लारा और सर डॉन ब्रैडमैन का बैट रखा हुआ है, वहां पे उनका बैट रखा गया, क्लास के अंदर लिया जा रहा है, इसका भी कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ऑनर होगा उनके लिए और पाकिस्तान के लिए, और उनके लिए एक मोरल बूस्टर भी होगा। और अगर आप इस वक्त एक्चुअली एनालाइज करेंगे पाकिस्तान में सीनियर प्लेयर्स कौन है और बैट्समैन कौन है जो कि एक्चुअली 10,000 रन के रिकॉर्ड तक जा सकते हैं, तो मेरे जहन में ऑब्वियसली 2-3 नाम ही आएंगे और उसमें से एक बाबर आजम है। उसका मतलब है कि आपको ये चाहिए कि आपका एक बैट्समैन हो जिसके इवेंचुअली 6-8 हजार रन हो टेस्ट क्रिकेट में, जो कि इवेंचुअली यूनुस खान साहब के रिकॉर्ड की तरफ जाए। उसका मतलब क्या है? अगर बाबर आजम खेलते हैं 6-8,000 10,000 रन करते हैं, उनके पीछे 4 बाबर आजम पाकिस्तान में और प्रोड्यूस होंगे इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और आपके अगली टेस्ट क्रिकेट
इंटरेस्टिंग होगी, उसमें स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, लोगों को समझ आएगा कि यार यहाँ तो क्रिकेट अच्छी हो रही है और दुनिया भर में नाम बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट का, जो कि बड़ा एक नाम है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि बाबर जो है इन 3 वनडेज में कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर करेंगे, ठीक है। और ये कंडीशंस ऐसी नहीं है कि ये कैन नॉट एडजस्ट, मेरे ख्याल में एडजस्ट भी कर जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ एक्चुअली कि वो रन करेंगे लंबे, ठीक है, इंशाल्लाह। और देखें ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, उसके बाद आगे भी उन्होंने करने हैं रन पाकिस्तान के लिए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा, ठीक है ना जी। तो मेरा तो ये ख्याल है, अगर आपका सवाल ये कि उनके लिए इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। सही अयूब को T20 में होना चाहिए था, खासे यंग है अभी, आप एक वो ग्रूम हो रहे हैं, आपके ख्याल में उनको रखना तो चाहिए था एटलीस्ट T20 दोनों टीमों में। मेरे ख्याल में अगर उनको रखते तो एक कंटिन्यूटी सी रहती उनके लिए फॉर्मेट्स में। बट हैविंग सेड दैट, देखिए T20 में ये भी होगा कि T20 में आपको जो है ना दायरे के 6 ओवर में बहुत तेज स्कोर करना होता है, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें तेज होंगी, ठीक है। साइम अयूब ऊपर आती हुई गेंद को जरा ज्यादा बेहतर खेलते हैं साइम, नहीं बहुत अच्छा खेलते हैं भाई का कहना है। बट मेरा ख्याल ये है कि अभी थोड़ा सा हमें उन्हें टाइम देना चाहिए मैच्योर होने के लिए, एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, ठीक है। जहां वो थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, उनके खुद T20 में भी फॉर्म आएगी, वनडे में जब फॉर्म होगी या टेस्ट में भी एज फॉर दैट मैटर फॉर्म होगी, ऑटोमेटिकली T20 में फॉर्म आएगी। तो और 3 T20 में आते ही परफॉर्म करना डेफिनेटली मुश्किल होगा किसी भी प्लेयर के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर हमें उनको प्लेयर बनाना है तो उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, डीप एंड में उनको डाल देंगे कि भाई आप पता चला जी 210 रन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे कर दिए, आपने इनको भेज दिया, पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज ही किया है उनको ना डाल के। तो मैं और एक पैगाम भी दे दिया कि आप जरूरी नहीं है, आप भी अपने आप को माइंड को जरा तैयार करें। ये साथ 1 मिनट रुकिएगा, ये साथ से मैं पैगाम भी दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये सबके लिए किसी भी रोल में होता है कि कोई भी चीज ग्रांटेड के लिए नहीं होती। प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट ये हमारे उभरते हुए स्टार्स हैं। तो इस टूर में देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस और आई एम श्योर आगे भी इनको मौका मिलेगा और ये करेंगे परफॉर्म। अच्छा, दूसरी एक और चीज भी मैं आपसे जानना चाहता था, फखर जमान जी फखर जमान, एक ट्वीट का मामला हुआ या पीछे जो भी मामला थे, उसके बाद ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई दिए उस ट्वीट के बाद, और ना उनको किसी टीम में शामिल किया गया। आप समझते हैं कि फखर चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखें तो हमारा की ओपनर तो है? आई थिंक पाकिस्तान टीम फॉर्मेशन अभी बना रही होगी, आई एम श्योर। और मुझे उम्मीद है कि फखर जमान अच्छा खेलें, एक एग्रेसिव प्लेयर हैं, ठीक है, और उनकी जो पावर हिटिंग है वो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आई एम श्योर कोई ना कोई ओवर टाइम जो है वो रिकंसिडर हो जाएंगे पाकिस्तान टीम के लिए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये आपने सुना शुएब भाई, एक सेकंड में आता हूँ, सरफराज भाई से पूछ। सरफराज भाई, अभी शुएब भाई की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, उन्होंने जो बात कही कि वसीम अकरम का नाम पहले जब वकार यूनुस को लगाया था तब भी ये बात हो रही थी कि वसीम अकरम को लगा रहे थे और वसीम ने मना कर दिया, वकार को लगा दिया, फिर दोबारा से यही बात हो रही है। तो ज़रा शुएब भाई का ये जो पॉइंट है इस पर ज़रा बात कीजिएगा सरफराज भाई। वो शुएब साहब ने जो बात की है, ये तो कल मैंने एक बड़े सीनियर अच्छे चैनल पे भी सुना है वसीम अकरम का बयान, कि मुझे पूछा गया था तो मैंने रिफ्यूज किया। और वाजह अब ये वाजह हो गया है कि उसका चूंकि जुआरियों के जो ग्रुप के साथ ये जो जुआ ग्रुप का बैटिंग शॉप वाले हैं, उनके साथ माया के साथ जमाना बदनाम के साथ जो उसका नाम आया है, उस वजह से उसने रिफ्यूज कर दिया था। क्योंकि रिजवान ने और ये आपका जो उस वक्त का कैप्टन था, दे हैव रिफ्यूज। तो ये एक बड़ा मामला बनना था। अगर वसीम अकरम हाँ भी करता तो उसको दूसरी जो जुआ कंपनी से निजात हासिल करनी थी, एंड वो तो वैसे ही जुआ ग्रुप का आदमी शुरू से ही है, आपको पता ही है। तो फिर इसलिए मेरा ख्याल है वो वसीम अकरम ने अपने आप को बचाया। तो ये हालात हैं। और दूसरी तरफ उसने फिर मेरा ख्याल है कि चेयरमैन को ये नहीं बताया होगा कि मेरा जुआ ग्रुप के साथ तल्लक है। जैसे इंतजाम को निकाला गया, ये सारा कुछ तला का मामला चला था, ये भी तो आप देखें ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और कोई बात आप कहना चाहते हैं सरफराज भाई? मैं खत्म कर रहा हूँ बस प्रोग्राम। वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़हीर अब्बास को जाते जाते मुबारकबाद। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए, जिस मुल्क में जा रहे हैं, अब पता था कि ODI ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो 2-3 हफ्ते का कैंप लगाते। जो लोग फारिग थे टेस्ट मैच से, या टेस्ट मैच के बाद भी 1 हफ्ता बचा है,
वहाँ हार्ड एंड बाउंसी पिचों पे प्रैक्टिस करते तो आगे जाने से पहले अब ये कहेंगे जी कि हमें आइडिया नहीं है, नई पिचें हैं, बाउंस ज्यादा है, हम लो बाउंस हैं, ये सरफराज भाई इस तरह के टाइम बहाने होंगे। बिल्कुल सरफराज टाइम खत्म हो गया, बस सिर्फ एक चीज बताइएगा, पाकिस्तान ये सीरीज जीत रहा है, 2-1 हार रहा है, 3-0 हार रहा है, क्या लग रहा है? बस एक में बताना है आपने, क्या रिजल्ट लग रहा है? रिजल्ट तो मुझे कोई डिजास्टर ही लग रहा है, माफ करना। और उसके बाद फिर T20 है, उसमें भी देखेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सैफी भाई, बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई क्या रिजल्ट लग रहा है जल्दी से? तो रिजल्ट कहना जरा मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गुड लक टू द पाकिस्तान टीम और उम्मीद है कि परफॉर्म अपनी पूरी कोशिश करनी है, फैसला अल्लाह ताला के हाथ में। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आरिफ अकमल नसीम सैफी साहब, थैंक एक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई। शुएब भाई प्रोग्राम खत्म करके भी बात करते हैं, अभी हम तो आपके साथ जल्दी से बोलने। ये जो साइम की जो बात हो रही है ना, साइम को वनडे में इसलिए रखा है, अगर यहाँ साइम परफॉर्म करता है तो चैंपियंस ट्रॉफी में। थैंक यू शुएब भाई। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। वंस अगेन आरिफ भाई बहुत शुक्रिया, सैफी भाई बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।